नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे कि 31 मई को खत्म हो रहे चौथे लॉकडाउन के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की। कोरोना संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, अमित शाह ने इस बारे में प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्रियों के सुझाव से अवगत कराया। इस बीच रेलवे ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार मरीजों से धैर्य रखने और जहां तक संभव हो यात्रा को टालने की अपील की है। साथ ही आपको बताएंगे कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना महामारी के समय में भी भारत में कृषि क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन पर खुशी का इजहार किया है और इसे किसानों की अदम्य इच्छा शक्ति की जीत बताया है। साथ ही आपको बताएंगे कि देश में सबसे ज़्यादा कोरोना का असर किन राज्यों पर है और ख़ास तौर पे वो 13 शहर जो सबसे ज़्यादा कोविड-19 से पीड़ित बताए जा रहे हैं। क्या स्थिति है देश में कोविड-19 की और हमारे रिकवरी रेट में कितना सुधार हुआ है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की। कोरोना संकट से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, अमित शाह ने इस बारे में प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्रियों के सुझावों से अवगत कराया। देश में जारी लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 1,65,000 के पार हो गई है और रविवार को लॉकडाउन के चौथे चरण की अवधि भी पूर्ण हो रही है। ऐसे में आगे की रणनीति क्या हो, इस पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुक्रवार को मिले। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों की लॉकडाउन बढ़ाने या नहीं बढ़ाने को लेकर आखिर राय क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गुरुवार को फोन पर बात की थी। इस दौरान लॉकडाउन को बढ़ाने और महामारी से निपटने के प्रयासों के बारे में चर्चा की गई। बातचीत के दौरान अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से उन क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी ली जिन्हें राज्य 1 जून से खोलना चाहते हैं। अधिकारियों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई बातचीत में कई मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी जारी रखने का सुझाव दिया है और धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटने की बात कही है। कोरोना से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद ये पहला मौका रहा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इससे पहले लॉकडाउन के हर चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद चर्चा की थी। हालांकि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के मामलों में तेजी को देखते हुए लॉकडाउन को और 15 दिनों तक बढ़ाया जाना चाहिए। प्रमोद सावंत ने इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। अमित जी शाह, इनके साथ में मेरे टेलीफोनिकली कन्वर्जन हुआ और उसमें मुझे लगता है कि लॉकडाउन जिस स्थिति में है उस स्थिति से आगे 15 दिन तक, 15 जून तक बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है, एक 2-3 चीज़ रिलैक्सेशन देना चाहिए। जो 2-3 चीज़ रिलैक्सेशन हमने चाहता है कि गोवा में रेस्टोरेंट के लिए विद द सोशल डिस्टेंसिंग 50% ऑफ द कैपेसिटी, ये हमारी डिमांड रहेगी। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के रिकॉर्ड 7,466 नए मामले सामने आए हैं और इनमें से आधे से ज्यादा मामले सिर्फ 4 राज्यों से सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा महाराष्ट्र में और 1,000 से ज्यादा दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। तमिलनाडु में 800 से ज्यादा और गुजरात में 367 केस नए सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार हो रहा है और ये अब 42.88% हो गया है। देश में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 1,65,799 हो गई है। इनमें करीब 90,000 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,466 नए केस आए हैं और 175 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में 71,106 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 4,706 लोगों की मौत कोरोना से हुई है।
सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित राज्यों की अगर हम बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में आए 7,500 मामलों में 1/3 महाराष्ट्र से हैं। यहां कोरोना वायरस के 2,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र पुलिस की ओर से जारी कोरोना बुलेटिन के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में 116 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और 3 कर्मियों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक 59,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं 18,600 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में 1,982 लोगों की इससे मौत हुई है। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में अब तक 15,500 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं तो 8,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। वहीं 960 से ज्यादा लोगों की इससे मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में अब तक 16,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वहीं 316 लोगों की इससे मौत हुई है। वहीं 7,400 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। रुख करते हैं राजस्थान का। यहां 8,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमण मामले सामने आए हैं। 180 लोगों की राजस्थान में इससे मौत हुई है, जबकि 4,800 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। और उधर तमिलनाडु की बात करें तो 19,300 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले यहां सामने आए हैं। वहीं 10,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। तमिलनाडु में 145 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देश के उन 13 शहरों पर फोकस किया है जहां केस सबसे ज्यादा हैं। 8 राज्यों के इन 13 शहरों में देश के 70% से ज्यादा कोविड-19 पॉजिटिव केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों की बात करें तो सबसे खराब हालात मुंबई के हैं। यहां पर कोरोना वायरस के मामले 33,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं पुणे में कोरोना वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या 7,000 के पार पहुंच गई है। देश की राजधानी दिल्ली में 16,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 12,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं। गुजरात के अहमदाबाद में 5,800 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,300 के पार पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कोरोना संक्रमण और मौत के मामले सबसे अधिक सामने आ रहे हैं। यहां करीब 2,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हावड़ा में अब तक 900 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और राजस्थान के जयपुर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,923 हो गया है। इसके अलावा हैदराबाद, ठाणे, जोधपुर, चेंगलपट्टू और थिरुवल्लुर शहर भी कोरोना संक्रमण और मौत के मामलों में देश के बाकी शहरों के मुकाबले इस महामारी से कहीं ज्यादा पीड़ित है। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेल देश भर में प्रतिदिन कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। 50 लाख से अधिक प्रवासी कामगार विशेष रेलगाड़ियों के जरिए अपने गृह राज्यों को पहुंच रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में कुछ ऐसे लोग भी यात्रा कर रहे हैं जो पहले से बीमारियों से पीड़ित हैं। इस वजह से कोविड-19 महामारी के चलते बीमार मरीजों के लिए यात्रा के दौरान उनके स्वास्थ्य को खतरा बढ़ जाता है। रेल मंत्रालय ने ऐसे लोगों से धैर्य रखने और जहां तक संभव हो यात्रा टालने की अपील की है। लॉकडाउन के बीच रेलवे की मदद से देश में अब तक 3,840 ट्रेनों के जरिए 52 लाख लोगों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया गया है। इन 3,840 रेलगाड़ियों में 90% ट्रेनें सामान्य मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में ज़्यादा औसत गति के साथ चलाई गईं, जबकि केवल 4 ट्रेनों ने ही अपने गंतव्य तक पहुंचने में 72 घंटों से ज़्यादा का समय लिया। रेल मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बारे में जानकारी दी गई। प्रवासियों की घर वापसी के लिए अधिकांश ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए चलाई गईं। इनमें ट्रेनों की कुल संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश के लिए करीब 42% और बिहार के लिए 37% ट्रेनों का संचालन किया गया। रेल मंत्रालय राज्यों की मांग के मुताबिक स्पेशल रेलगाड़ियों के संचालन का इंतजाम कर रहा है। 3,840 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आज 28 मई तक चली हैं और करीब 52 लाख पैसेंजर जा चुके हैं। और अगर पिछले एक हफ्ते का अगर आप एवरेज देखें तो 1,524 श्रमिक स्पेशल ट्रेन और करीब 20 लाख पैसेंजर एक हफ्ते में गए हैं। तो पिछला जो एक हफ्ता था उसमें हमने करीब 3 लाख प्रतिदिन के हिसाब से प्रवासी श्रमिक भाइयों और बहनों को उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाया।
हमने ओरिजिनेटिंग स्टेट से ये अनुरोध किया है और उनके कंटिन्यूअस टच में है कि वो लोग वहाँ पे जो लोकल श्रमिक भाई बहन रह रहे हैं उन तक पहुँचें, उनसे बात करें, पब्लिसाइज करें और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सुगम करें और ये देखें कि जो भी श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान पे श्रमिक स्पेशल से जाना चाहते हैं उनका जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन हो और वो अपनी रिक्वायरमेंट हमको बताएं और इस तरह से हम तुरंत एक दिन के अंदर वो ट्रेन चला देंगे। लॉकडाउन अवधि में ट्रेन यात्रा के दौरान पूर्वग्रस्त बीमारियों से कुछ लोगों की मौत होने के दुर्भाग्यपूर्ण मामले भी सामने आए हैं। ऐसे में रेल मंत्रालय ने लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अपील जारी की है। रेलवे ने कहा है कि पूर्वग्रस्त बीमारी जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, कर्क रोग, कम प्रतिरक्षा वाले व्यक्ति जब तक बेहद जरूरी ना हो रेल यात्रा ना करें। गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए रेल यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है और इसके लिए सभी देशवासियों के सहयोग की अपील की है। होम मिनिस्ट्री की भी एडवाइजरी है और रेलवे ने भी एडवाइजरी दी हुई है कि कृपया अगर आपको कोई बीमारी पहले से है या आपकी एज ज़्यादा है या आप बहन कोई प्रेग्नेंट है तो वो इसमें यात्रा ना करें। कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे सभी नागरिक अपने घरों को पहुंचने के लिए रेल यात्रा करना चाहते हैं और लोगों को निर्बाध रूप से रेल सेवा मिलती रहे, इसके लिए भारतीय रेलवे 24 घंटे 7 दिन कार्य कर रही है। ट्रेनों के लिए विशिष्ट प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। राज्य सरकारें शुरुआती स्टेशनों पर भोजन और पानी उपलब्ध करा रही हैं। इसके बाद ट्रेनों में श्रमिकों के लिए IRCTC और रेलवे डिवीजन ने मुख्य भोजन और पानी की व्यवस्था की है। ट्रेन में डॉक्टरों को भी भेजा जाता है। स्पेशल रेलगाड़ियों में 30 से ज़्यादा डिलीवरी भी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में मुश्किलों में फंसे भारतीयों तक मदद पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीयों की वापसी के लिए रोज विशेष उड़ानों का परिचालन हो रहा है और भारतीयों को स्वदेश वापस लाने का काम लगातार जारी है। वंदे भारत मिशन की शुरुआत 7 मई से हुई थी। चरणबद्ध तरीके से चलाए जा रहे इस मिशन का आज 23वां दिन है और कई देशों से भारतीयों की वापसी हो रही है। वंदे भारत मिशन के तहत खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए शुक्रवार को कई विशेष उड़ानें निर्धारित की गईं। सबसे ज्यादा उड़ान संयुक्त अरब अमीरात से लौट रही हैं। दुबई से 7 उड़ानें निर्धारित हैं। इनमें जयपुर, कोची, कुन्नूर, हैदराबाद, कोझिकोड, दिल्ली और तिरुवनंतपुरम के लिए विशेष उड़ानों का परिचालन शामिल है। जयपुर के लिए दुबई से ये पहली उड़ान है। अबू धाबी से कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम और अहमदाबाद के लिए 3 विशेष विमान लौट रहे हैं। सऊदी अरब से भी 2 उड़ानें श्रीनगर और कोझिकोड वापस लौटी हैं। रियाद से श्रीनगर के लिए ये पहली उड़ान है जिसके जरिए 148 भारतीय वापस आए हैं। कुवैत से कोझिकोड और अहमदाबाद के लिए भी 2 उड़ानें भारतीयों को लेकर रवाना हो गई हैं। मस्कट से कोची और दोहा से कुन्नूर के लिए भी एक उड़ान स्वदेश लौट रही है। Got my tickets finally yesterday and then I managed to go to Dubai. I hope to get back home soon and I'm really excited to meet my family and my parents there, my friends, everyone is there. They're very much tensed about this whole journey, but I hope I'll get through with it very soon and I'm really looking forward to get back to Sri Lanka for another visit probably next year. श्रीनगर में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए शुक्रवार को पहली उड़ान का परिचालन किया गया। एयर इंडिया की विशेष उड़ान के जरिए कोलंबो से 176 भारतीय मुंबई, भुवनेश्वर और कोलकाता के लिए लौटे। कजाकिस्तान से चौथी विशेष उड़ान के तहत शुक्रवार को एयर इंडिया के विशेष विमान ने 132 भारतीयों को लेकर उड़ान भरी। वहीं यूक्रेन, म्यांमार और शिकागो से भी विशेष उड़ान भारतीयों को लेकर वतन वापसी के लिए रवाना हो गई है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से भी आज 247 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई। To be going back home today after about 2.5 months here. We wish to acknowledge the efforts of the MEA,
the Air India staff and all the other staff that's been here since the wee hours of the morning to ensure that this flight goes through. And our experiences in Germany, we've been stuck for more than 40 days after our actual work was over. इससे पहले गुरुवार को एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 18 उड़ानें भारत लौटी। इन विमानों के जरिए कुल 3,148 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन से लेकर खेलकूद की गतिविधियों से दूर रहें। संभव हो तो वर्क एट होम करें। काम के दौरान सहकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ये खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े अनुमान से बेहतर रहे हैं। इस दौरान जीडीपी 3.1% रही, जबकि अनुमान 2.2% का था और इसके पहले की तिमाही में यह 4.7% थी। वर्ष 2020 के लिए जीडीपी दर 4.2% रही। कोरोना संकट को लेकर देश भर में जारी लॉकडाउन का असर देश के औद्योगिक सेक्टर पर भी पड़ा है। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल महीने में 8 प्रमुख उद्योगों वाले कोर सेक्टर के उत्पादन में 38.1% की गिरावट आई है। इससे पहले मार्च महीने में 8 कोर सेक्टर के उत्पादन में 9% की गिरावट आई थी। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में कोयला, सीमेंट, स्टील, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, बिजली, उर्वरक और क्रूड ऑयल को शामिल किया जाता है। कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से इनके उत्पादन में भारी गिरावट आई है। सबसे ज्यादा झटका स्टील सेक्टर को लगा है, जहां उत्पादन 83.9% गिरा है। सीमेंट सेक्टर के उत्पादन में 86% की गिरावट आई है। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में कोर सेक्टर का योगदान लगभग 40% होता है। कोरोना महामारी के समय में भी भारत में कृषि क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस पर खुशी का इजहार किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये हमारे किसानों की अदम्य इच्छा शक्ति की वजह से संभव हो सका है। देश में ग्रीष्मकालीन बुआई के क्षेत्र में 34% की वृद्धि हुई है। 2019-20 में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 295 मीट्रिक टन हो गया है। साथ ही गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस पर खुशी का इजहार किया है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि ये हमारे किसानों की अदम्य इच्छा शक्ति की वजह से संभव हो सका है और ये हर्ष का विषय है कि किसानों ने संकट की इस घड़ी में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसानों ने अपने कठिन परिश्रम के द्वारा देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। भारत के परिश्रमी किसानों ने देश के सामने आई इस चुनौती का सामना एक बार फिर अपनी लगन और प्रतिबद्धता से किया है। उन्होंने कहा कि वो भारतीय किसानों के इस अद्भुत संकल्प की प्रशंसा करते हैं। राष्ट्र उनके योगदान के लिए कृतज्ञ है। सभी केंद्र और राज्य सरकारें भी प्रशंसा की पात्र हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए अविलंब कदम उठाए ताकि फसलों की कटाई और बिक्री में कोई बाधा न आए। उपराष्ट्रपति ने हालांकि किसानों को उनके खाद्यान्न का उचित मूल्य नहीं मिलने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों द्वारा अपनी उपज को बेचते समय अनेक अनुचित प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। ऐसे में कृषि उत्पादों की बिक्री से जुड़े कानूनों को बदलना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 65 साल पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम और APMC एक्ट में बदलाव का निर्णय अभिनंदनीय है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के अधिक विकल्प मिलेंगे और उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रसिद्ध मलयालम लेखक, पत्रकार और राज्यसभा सदस्य MP वीरेंद्र कुमार का गुरुवार रात को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कुमार केरल से राज्यसभा सदस्य थे।
उन्हें स्वास्थ्य जटिलताओं की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2016 में हिमालय पर यात्रा वृतांत हेमवाता भूमेल के लिए उन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था। वीरेंद्र कुमार मलयालम दैनिक मातृभूमि के प्रबंध निदेशक भी थे। वीरेंद्र कुमार ने पहली बार 1987 में केरल विधानसभा का चुनाव जीता। इसके बाद वो 2 बार लोकसभा चुनाव भी जीते। मार्च 2018 में वो केरल से राज्यसभा सांसद के लिए चुने गए। वीरेंद्र कुमार के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री MP वीरेंद्र कुमार के निधन का समाचार सुनकर दुख हुआ। एक कट्टर समाजवादी, उन्होंने प्रभावशाली मलयालम अखबार मातृभूमि का नेतृत्व करके पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र को समृद्ध किया। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति संवेदनाएं। राज्यसभा सभापति M वेंकैया नायडू ने वीरेंद्र कुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री MP वीरेंद्र कुमार के निधन का समाचार पाकर स्तब्ध हूं। वो एक बहुआयामी व्यक्तित्व वाले नेता थे। कलम के धनी वीरेंद्र कुमार जी कई पुस्तकों के लेखक थे। मातृभूमि प्रकाशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। सभापति M वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके कहा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेकों प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित वीरेंद्र कुमार जी के लेखों में मानवाधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति गहरी संवेदना झलकती थी। वो सदा हाशिए पर खड़े दुर्बल वर्गों के हितों के लिए प्रतिबद्ध रहे। उनके निधन से देश ने एक महान नेता और सच्चे राष्ट्रभक्त को खो दिया है। उनके परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीरेंद्र कुमार के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि राज्यसभा सांसद MP वीरेंद्र कुमार जी का निधन दुखद है। उन्होंने अपनी पहचान एक प्रभावी विधायक और सांसद के रूप में बनाई। वो गरीबों और वंचितों के लिए आवाज उठाने में विश्वास करते थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आज निधन हो गया। 74 वर्षीय अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। अजीत जोगी पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और उन्हें 9 मई को दिल का दौरा पड़ने के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अजीत जोगी के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अजीत जोगी के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि अजीत जोगी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और कुशल प्रशासक थे। छत्तीसगढ़ राज्य और वहां के लोगों के विकास के लिए अजीत जोगी बहुत सक्रिय रहे। राष्ट्रपति ने उनके परिवारजन, मित्रों और समर्थकों के प्रति शोक संवेदनाएं प्रकट की। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने अजीत जोगी के निधन पर शोक जताया है। उपराष्ट्रपति ने ट्विटर पर लिखा कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद अजीत जोगी के निधन का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने लिखा कि मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों और सहयोगियों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अजीत जोगी के निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि अजीत जोगी जी को जन सेवा का शौक था और इस जुनून में उन्होंने नौकरशाह और एक राजनेता के रूप में कड़ी मेहनत की। अजीत जोगी गरीबों, विशेषकर आदिवासी समुदायों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत रहे। प्रधानमंत्री ने उनके परिजनों के प्रति संवेदना जताई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अजीत जोगी के निधन पर शोक जताया है और राज्य सरकार की ओर से 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। अजीत जोगी का शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ गौरेला में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजीत जोगी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद नवंबर 2000 में अजीत जोगी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे और दिसंबर 2003 तक इस पद पर बने रहे। अजीत जोगी ने जून 2016 में कांग्रेस छोड़ दी थी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नाम से एक नई क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर के साथ जारी विवाद के बीच सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है।
उन्होंने कहा कि ये कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उठाया गया है। इसके जरिए अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखने के अधिकारों में वृद्धि होगी। सोशल मीडिया पर लगाम लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश से सरकारी एजेंसियों को फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण रखने के लिए ज्यादा शक्ति मिलेगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर की ओर से 2 ट्वीट पर फैक्ट चेक की चेतावनी देने के बाद ये कदम उठाया है। अमेरिकी चुनाव में मतपत्रों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से धांधली की आशंका जताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 ट्वीट किए थे, लेकिन ट्विटर ने इन ट्वीट को तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बताया था। आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद ट्रंप ने कहा कि ये कदम इतिहास में सामना किए गए सबसे गंभीर खतरों में से एक से मुक्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए उठाया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस है। आज का दिन उन वीरों को याद करने का है जिन्होंने दुनिया में शांति कायम करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। 1948 से अब तक 3,900 शांति सैनिकों ने दुनिया में अमन के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। 29 मई वो दिन जब दुनिया में शांति स्थापित करने वालों को याद किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की याद में उनको सम्मान देने के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है। आज के दिन उन वीरों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने अमन कायम करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस बार की थीम वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस है। दुनिया को संघर्ष से मुक्त रखने और शांति स्थापना के लिए काम करने वालों में भारत का स्थान अपने आप में खास है। इस बात को पूरी दुनिया ने माना है। संयुक्त राष्ट्र के पिछले 70 सालों के विभिन्न शांति रक्षक अभियानों में भारत के सबसे अधिक शांति रक्षक शहीद हुए हैं। भारत के 20 लाख शांति सैनिक दिन रात दुनिया में शांति कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इस साल शांति रक्षकों की चुनौतियां और खतरे पहले के मुकाबले कहीं अधिक हैं, क्योंकि न केवल वे कोविड-19 वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं, बल्कि अपनी तैनाती वाले देशों में लोगों की रक्षा भी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि कोविड-19 के खतरे के बावजूद वे पूरी क्षमता के साथ अपना अभियान चलाए हुए हैं और सरकारों और स्थानीय आबादी का सहयोग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 29 मई का दिन दुनिया के इतिहास में एक अहम तारीख है। यही वो दिन है जब माउंट एवरेस्ट के शिखर को इंसान ने फतह किया था। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है और 1953 में इसी दिन नेपाल के तेनजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति वो बने थे। इस दिन को नेपाल ने 2008 से अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, जब महान पर्वतारोही हिलेरी का निधन हुआ। 29 मई का दिन दुनिया के इतिहास में एक अहम तारीख है। यही वो दिन है जब माउंट एवरेस्ट के शिखर को इंसान ने फतह किया। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 1953 में इसी दिन नेपाल के तेनजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड की एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। इस दिन को नेपाल ने 2008 से अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, जब महान पर्वतारोही हिलेरी का निधन हुआ। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेनजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर 29 मई 1953 को सुबह 11:30 बजे अपना परचम लहराया था। ये समुद्र तल के ऊपर 29,035 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। ये पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान है और एशिया में महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं। एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये हिमालय की महालंगुर हिमालय उपश्रेणी में स्थित है। हर साल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के मौके पर काठमांडू और एवरेस्ट क्षेत्र में स्मारक कार्यक्रमों, जुलूसों और विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए चलते चलते नजर डालते हैं देश के विभिन्न शहरों के तापमान पर।